हमने पढ़ा इससे पहले भुगतान की योग्यता का सिद्धांत। और उसमें हमने ये माना कि जितनी क्षमता लोगों की हो, ज़्यादा आमदनी वालों पर कर भार ज़्यादा मिले और उनको, और कम आमदनी वालों से कर कम लिया जाए। लेकिन कर चुकाने की क्षमता, इसका एक व्यक्तिगत या भावनात्मक दृष्टिकोण होता है ना। ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। कर चुकाने की क्षमता का जो अध्ययन करते हैं उसके दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं, व्यक्तिपरक या भावनात्मक। मतलब सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। दूसरा है वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ, है ना। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है और इसको अपन को डिटेल में पढ़ने के लिए अपन ये देखते हैं कि कर चुकाने में करदाता को अनुपयोगिता मिलती है और उसे त्याग करना पड़ता है। तो अर्थशास्त्री डॉल्टन ने त्याग के आधार पर इसके 4 रूप बतलाए हैं। पहला है समान त्याग का सिद्धांत, इक्वल सेक्रीफाइस। दूसरा आनुपातिक त्याग या प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस का सिद्धांत। तीसरा न्यूनतम त्याग, मिनिमम सेक्रीफाइस या समान सीमांत त्याग, इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस का सिद्धांत। और चौथा है आमदनी की स्थिर असमानता का सिद्धांत। डिटेल में पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। पहला है समान त्याग का सिद्धांत। डाल्टन के अनुसार समान त्याग के सिद्धांत के अनुसार कराधान का मौद्रिक भार इस प्रकार से विभाजित किया जाना चाहिए कि सभी करदाताओं पर प्रत्यक्ष वास्तविक भार समान रूप से पड़े। ठीक है। समान त्याग के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान मात्रा में कर देना चाहिए या कर देना होगा और कोई व्यक्ति कर से मुक्त नहीं होगा। तो ये डाल्टन का मत है कि यदि सभी करदाताओं के लिए आमदनी और आर्थिक कल्याण में संबंध समान मान लिया जाए और आमदनी के बढ़ने के साथ साथ आमदनी की सीमांत उपयोगिता काफ़ी तेज़ी से घटती है, तो समान त्याग के सिद्धांत के अनुसार वर्धमान कराधान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है आनुपातिक त्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से कर देना चाहिए कि उसके लिए उपयोगिता का त्याग उसकी आमदनी के अनुपात में सभी करदाताओं के लिए समान हो जाए। ठीक है। दूसरा है न्यूनतम त्याग या समान सीमांत त्याग का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगिता का सीमांत त्याग समान होने पर ही समस्त समाज के लिए कुल त्याग न्यूनतम हो पाता है। इससे समाज के कल्याण में अधिकतम वृद्धि होती है। और इस सिद्धांत का पालन करने के लिए कर से छूट की सीमा काफ़ी ऊंची रखनी होगी और जिन पर कर लगाया जाना है उन पर काफ़ी ऊंची प्रगामी करों से कर लगाया जाता है। तो ये एक अलग मान्यता है कि समान सीमांत का त्याग का सिद्धांत लागू हो। इस सिद्धांत का दरअसल पालन करने से मानवीय कल्याण अधिकतम हो पाता है। तो ये एक भावनात्मक या व्यक्तिगत परक विचार होने से ये उपयोगिता को दरअसल मापना कठिन होता है। इस सिद्धांत में आप कैसे मानेंगे कि न्यूनतम त्याग किसका कितना हो रहा है? ये इसकी एक कमी है। तीसरा है आमदनी की स्थिर असमानता का सिद्धांत। इसका भी प्रतिपादन जो किया वो डाल्टन ने किया और इसके अनुसार कराधान से आमदनी की असमानता न तो बढ़नी चाहिए और न घटनी चाहिए, है ना। इस तरह से कर लगाना चाहिए कि न तो जो आय है उसकी असमानता कम हो और ना बढ़े। तो इसके अनुसार उनको उसी हालत में छोड़ दो जिस हालत में पाओ। ये एक इसका माना है, एक सूत्र है। तो लेकिन ये वास्तविक
संभव नहीं है, इसलिए ये एक सिद्धांत के रूप में ही रह गया है। अब अपन ने सब्जेक्टिव पढ़ा अभी तक, ये 3-4 सिद्धांत। अब अपन पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ एबिलिटी टू पे, कर भुगतान की योग्यता के वस्तुनिष्ठ आधार। तो जो आधार बताए गए हैं वो 3 हैं। आमदनी, पहला आमदनी, दूसरा जिसे बोलेंगे इनकम, दूसरा धन वेल्थ, तीसरा व्यय एक्सपेंडिचर। तो आमदनी फर्स्ट पढ़ते हैं डिटेल में। आमदनी, आय। तो भुगतान की योग्यता के संबंध में आय को सर्वश्रेष्ठ आधार माना जाता है ना। एक व्यक्ति की एक निश्चित समय अवधि में जो आय होती है उसका आर्थिक साधनों पर कितना अधिकार है उससे पता लगता है। ये माना जाता है कि व्यक्ति की आमदनी को कर देने की योग्यता या क्षमता का आधार माना जाए। यदि व्यक्ति की आय ज़्यादा है तो उससे आयकर के रूप में आय ले लेनी चाहिए, इस आधार पर, है ना, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर। तो हालांकि ये कर भुगतान, ये जो है आय पर कर भुगतान, ये वस्तुनिष्ठ आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसके वास्तव में प्रयोग की बहुत कठिनाइयां हैं, क्योंकि लोगों को काम करने के लिए आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते अगर उनकी अधिक आय को आप कर के रूप में वापस ले लेंगे। दूसरा है धन व जायदाद। यदि किसी व्यक्ति के पास धन या जायदाद ज़्यादा होती है तो उनको भी कर चुकाने की क्षमता के आधार पर प्रयोग में लिया जा सकता है कि भाई जिसके पास धन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कर देगा, और या जायदाद ज़्यादा है, प्रॉपर्टी। तो लेकिन जैसे ये बड़े बड़े सेठ होते हैं, पहले ज़माने के जमींदार होते हैं, उनसे अधिक मात्रा में कर लिया जाए, ये एक इसका सीधा सा ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये मापने में कठिनाई आती है कि आलीशान भवन को आप कहाँ हैं वो जो अगर मान लीजिए किसी सेठ के पास आलीशान भवन है, आप उस पर टैक्स लगाते हैं, लेकिन वो हवेली कहाँ है? बहुत बड़े शहर में है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, छोटे शहर में है तो उसकी कीमत कम होगी। तो ये एक आधार है। थर्ड है उपभोग व्यय कर के आधार के रूप में, है ना। इसमें एक अर्थशास्त्री हुए हैं कैम्ब्रिज के, कैल्डॉर, उन्होंने बताया कि आमदनी और संपत्ति दोनों को संयुक्त रूप से कर चुकाने की क्षमता का आधार मानना चाहिए, है ना। लेकिन उन्होंने ये सुझाव दिया कि कराधान के आधार के रूप में व्यय कर लगाने का सुझाव है। तो व्यय कर आय में से बचत को घटाने से प्राप्त राशि पर लगाया जाता है। तो इसमें यह है कि जो व्यक्ति जितना व्यय करता है उस पर कर लगाया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में ये जो कर लगाया जाएगा तो ये उपभोग को हतोत्साहित करेगा, इससे तो पूंजी निर्माण कम होगा, बचतें प्रोत्साहित होंगी। तो ये इस कर के भी काफ़ी दोष हैं, आप इसको आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। तो निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो केंद्र व राज्यों को कर प्रणाली में विविधता रखनी चाहिए, जिससे राजस्व भी अधिक प्राप्त होगा और किसी एक आधार पर टिकने के जो खतरे हैं उससे भी बच सकते हैं। भाई किसी सिद्धांत में कुछ दोष हैं, किसी सिद्धांत में कुछ दोष हैं, कुछ फ़ायदे हैं, लाभ हैं, अच्छाइयाँ हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो विविध कर प्रणाली लगाएंगे उससे कर भार है उसका विभाजन सही हो पाएगा।